हेलो फ्रेंड्स, चरक संहिता लाइव क्लास के सीरीज में आज हमारा 6 चैप्टर ही कंटिन्यू चलने वाला है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हेमंत ऋतुचर्या और शिशिर ऋतुचर्या। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैंने आपको ये पूरा बेसिक पढ़ा दिया था ऋतुओं के बारे में। हेमंत ऋतु षड ऋतु में सबसे पहले तो याद करेंगे कि आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने और बाग्भट्ट ने गणना कहाँ से की है ना। गणना यानी कि काउंटिंग। तो जब भी हम श्लोक पढ़ते हैं चरक का, सुश्रुत का, बाग्भट्ट का, तो हम हमेशा कहाँ से पढ़ते हैं? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो ऋतुओं की गणना इन्होंने शिशिर ऋतु से की है, पर जब वर्णन करने की बात आए तो वर्णन उन्होंने, डिटेलिंग उन्होंने कहाँ से की है? हेमंत ऋतु से की है। लिख लेंगे ये पॉइंट। ऋतुचर्या का प्रारंभ चरक, सुश्रुत, बाग्भट्ट ने हेमंत ऋतु से, नागार्जुन ने वर्षा ऋतु से। कोड बनाकर याद करेंगे। अर्जुन ने बाणों की वर्षा की, है ना, तो नागार्जुन का वर्षा हो गया और ऋग्वेद का शरद हो गया। ऋग्वेद ने शरद ऋतु से ऋतुओं का वर्णन प्रारंभ किया। ठीक है, 3 चीजें आपने लिख ली। अब याद करते हैं हेमंत ऋतु। पहले जो लिखा है उस पर ना जाके पहले हम समझते, क्योंकि जब भी रीजनिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहता है कभी भी रटकर नहीं किया जाता। ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा था इसके पहले, इसकी जस्ट पहले की क्लास में, कि हेमंत ऋतु में व्यक्ति का बल कैसा होता है? श्रेष्ठ होता है। फिर मैंने क्या बताया था? ठंडी होती है, हम बहुत ज्यादा भोजन करते हैं, बल बढ़ता है, ऐसा पढ़ा था। तो हेमंत ऋतु में क्या होता है? ठंडी हवा चलती है। ठंडी हवा चलेगी तो क्या होगा? हमारे बॉडी पर जब ठंडी हवा स्पर्श करती है तो हमारे अंदर की जो अग्नि है बाहर नहीं निकल पाती। जब हमारे अंदर की अग्नि बाहर नहीं निकल पाएगी, यानी कि हमारे अंदर की अग्नि अंदर ही अंदर दीप्त होती रहेगी, तो इस समय हम बहुत ज्यादा भोजन करते तो हमारी अग्नि उसको पचा लेती है। अगर हम कम भोजन करेंगे तो क्या होगा? अग्नि उस कम भोजन को, जैसे बहुत तीव्र कोई भट्टी जल रही है, आपने तिनका डाला तुरंत जल जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो अगर हमारे अंदर अग्नि तीव्र है, हम लघु आहार खाएंगे तो क्या होगा? अग्नि उसको जल्दी से पचा देगी और आपकी धातुओं का शोषण करने लगेगी। इसीलिए इन ऋतुओं में, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में, हमको भोजन कैसा लेना है? गुरु भोजन लेना है। और कैसे प्रयोग करना है? मतलब बाहरी जो वातावरण है उष्ण होना चाहिए, क्योंकि वायु की यहाँ पे शीतलता के कारण हमारी बॉडी में रुक्षता बढ़ती है, क्योंकि ठंडी वायु हमारी बॉडी को स्पर्श करती है। और फिर क्या करेंगे? हम अभ्यंग वगैरह कराएंगे, वातनाशक तेल का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वायु शरीर में रुक्षता दे जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शीते, अब पूरा आपको याद ही हो गया होगा। शीते शीत अनिल स्पर्शो संरुद्धो बलिनाम बलि पक्ता। क्या होता है? ठंडी वायु, शीते शीत अनिल, ठंडी वायु। इस शीते मतलब हेमंत ऋतु में जो शीत अनिल होती है वो हमारी बॉडी को स्पर्श करती है, जिससे हमारी अंदर की अग्नि जो है समृद्ध हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है और बलवान हो जाती है। इसीलिए इस ऋतु में हमको मात्रा, द्रव्य, गुरु क्षमा, कैसे आहार खाना चाहिए? गुरु आहार का सेवन करना चाहिए। तो हेमंत ऋतु में शीतलता अधिक रहती है, शीतल वायु के स्पर्श से आभ्यंतर अग्नि के रुक जाने के कारण बलवान पुरुष को शरीर में जठराग्नि बलवान होकर मात्रा और द्रव्य में गुरु आहार को पचाने में भी समर्थ हो जाती है। ठीक है, जो मैंने समझाया था, अगर आपने उसको समझ लिया तो आपकी हेमंत और शिशिर ऋतु कंप्लीट हो गई है। फिर सा यदा नेदनम युक्तम लभते देहजम तदा, इस प्रकार अग्नि के प्रबल होने पर अगर आपने उसको ईंधन नहीं दिया, अग्नि आपकी प्रबल है, आपने ईंधन नहीं दिया, तो ये अग्नि क्या करेगी? आपकी धातुओं को पचाने लगेगी। रसम हिनस्त्यो वायु शीते शीते प्रकुप्यति, किसके लिए आया है पूछा जाता है। तो शीत ऋतु में शीतल वायु का प्रकोप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हिंदी पढ़ लेते हैं। क्या होगा? बल के अनुसार ईंधन यानी गुरु आहार नहीं मिलता, तब अग्नि शरीर में उत्पन्न प्रथम धातु रस को जला डालती है, अतः वायु का प्रकोप हो जाता है। तो शीते शीते प्रकोप्यति का मतलब ये होता है कि शीत ऋतु में जो शीतल वायु है वो प्रकोपित हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे ये पूछते कि मैडम श्लोक याद करना है क्या? श्लोक और हिंदी अलग नहीं होता। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो पूरा हिंदी ही तो लिखा है कि यदा सा यदा ना ईंधनम, अगर हमें ईंधन नहीं मिलता है ना, उपयुक्त ईंधन नहीं मिलता है, तो क्या होगा? हमारी देह को लाभ नहीं मिल रहा। क्या होगा?
हमारी प्रथम धातु रस को हिनस्त कर देगा, नष्ट कर देगा और वायु का प्रकोप हो जाएगा। तो संस्कृत देखकर कभी भी घबराना नहीं चाहिए एग्जाम में, उसको पहले अच्छे से पढ़ो। हो सकता है फर्स्ट रीडिंग में ना समझ में आए, दूसरी बार पढ़ दो, पेंडिंग छोड़ दो, जब नेक्स्ट अटेम्प्ट आप करेंगे तब उसको कर लो। ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीजें समझ में आती हैं। अब हेमंत ऋतु में आहार कैसा होना चाहिए? तस्मात तुषार, तुषार किसके लिए बोला है? हेमंत ऋतु के लिए बोला है। तो इसमें क्या होता है? अग्नि की प्रबलता होती है, तो हमको कैसे रस का सेवन करना चाहिए? जो गुरु हो। तो कौन से रस गुरु होते हैं शुरुआत में? मधुर, अम्ल, लवण। यहाँ पे मधुर नाम नहीं दिया है, क्या दिया है? अम्ल और लवण दिया है ना। यहाँ पे स्निग्ध दे दिया, मतलब मधुर रस ना देके एक गुण बता दिया है, स्निग्ध, अम्ल, लवण आहार लेंगे क्योंकि ये गुरु होते हैं। ठीक है, और कैसे मांस का सेवन करेंगे? जो हैवी है। जांगल मांस क्यों नहीं बोला? जांगल मांस लघु होता है, बाकी ऋतु में आएगा जहां पे हमको लघु मांस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे औदक, आनुप मांस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हैवी मांस है, हमारी अग्नि उसमें एंगेज हो जाएगी। ठीक है, मेघानाम उपयोजित, फिर क्या है? विलेशयानाम मांसानी प्रसानाम प्रवृत्ति। तो देखिए विप्र करके याद करोगे, विप्र। एक और चीज बताऊंगी, बी से हो जाएगा विलेशय, प्रा से हो जाएगा प्रसय। तो विलेशय और प्रसय जो मांस होते कैसे होते? गुरु मांस। मैं आपको राज्यक्षमा पढ़ाऊंगी, वहां पर भी आएगा विप्र मांस। राज्यक्षमा में आएगा कि प्रमेय में आएगा, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, आप देखना, है ना। राज्यक्षमा प्रमेय दोनों देख लेना, एक में उसमें विप्र कोड बनाऊंगी, वहां पे विशिकर और प्रा से प्रतुद रहेगा। विशिकर और प्रतुद जो होता है हल्के मांस होते हैं, तब किस में लिया जा रहा है एक बार देख लीजिएगा प्लीज, कमेंट करके बता देना, है ना, मुझे कंफ्यूजन है। तो विप्र कोड वहां पे विशिकर प्रतुद है, वो हल्के हैं, पर यहाँ पे विशिकर प्रतुद नहीं लेना क्योंकि वो हल्के मांस हो जाएंगे, यहाँ पे हमको हैवी मांस की जरूरत पड़ेगी। फिर क्या है? भक्षेत मदिरान सीधु मधु चा अनुपवेत नरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मदिरा, सीधु, मधु का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि देखिए हेमंत ऋतु है, हैवी आहार खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कफ की वृद्धि तो हो रही है। और आपको पता है हेमंत ऋतु में कफ का संचय बोला है चरक जी ने, और बागभट्ट जी ने शिशिर ऋतु में बोला है। तो यहाँ पे क्या होगा? कफ का संचय अगर स्वाभाविक रूप से हो रहा है क्योंकि हम ये सारी चीजें खा रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए ऐसी चीजों का भी तो प्रयोग करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा लेखन करें। तो मदिरा, सीधु, मधु इसका प्रयोग करेंगे। गोरस और जितने भी हैवी प्रोडक्ट है सारे ले लो। गोरस वर्ग मतलब मिल्क के जितने भी विकार हैं सारे, दूध के जितने विकार है सारे ले लो। तो गोरस, इक्षु, विकृति, ते नवोदनम, नया नया उदन, जितने भी नवन्नपान है सारे हैवी होते हैं। पुराण वाले सारे लघु होते हैं। तो यहाँ पे नवी नई चीजें सारी लेना है। हेमंत अभ्यस्त तो उष्णम चा आयुर्ना हियते, गर्म पानी का प्रयोग करना है सारी चीजों में। ठीक है, तो एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं। अग्नि की प्रबलता होती, अतः स्निग्ध पदार्थ, अम्ल, लवण, मधुर यहाँ नहीं दिया, हो सकता बाकी संहिताओं में दिया हो। बागभट और सुश्रुत का एक बार आप देख लीजिएगा। ओदक मांस आनुबिलों में रहने वाले, है ना, बिलेशय और प्रसय मांस का पीना चाहिए। मदिरा, सीधु, मधु को पीना चाहिए। दूध के विकार खाना चाहिए। ठीक है, बसा, तेल, नए चावल का भात, गर्म जल का सेवन करने से आयु की हानि नहीं होती है। ठीक है, अब और बताया हेमंत ऋतु में विहार कैसा करना चाहिए। तो ठंडी लगती है तो क्या करते हैं हम? कंबल ओढ़ के बैठ जाते हैं, या फिर ऐसे कमरे में बैठते हैं जहाँ पे कोई खिड़की वगैरह ना हो, हवा ना आती हो वहां पे। यहाँ पे उष्ण गर्भगृह में भी निवास करने को बोला है, और जनताक स्वेद लेने को बोला है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है। हेमंत ऋतु में कौन सा स्वेदन लेना चाहिए? जनताक स्वेदन लेना चाहिए। और मैंने क्या बताया था कि वायु जो होती है, ठंडी वायु हमारी त्वचा को स्पर्श करती है, हमारी त्वचा कैसी हो जाती है? रुक्ष हो जाती है। तो क्या करेंगे? अभ्यंग उत्सादन, मूर्धनी तेल, जिंताक स्वेद। मूर्धनी तेल में वो सारी चार चीजें आ जाती, शिरो अभ्यंग, शिरोवस्ती, शिरोपिचु, शिरोधारा। नहीं, शिरोधारा नहीं आती, क्या क्या आता है? शिरो अभ्यंग, शिरोवस्ती आती है, शिरोधारा नहीं, शिरोवस्ती आती है। फिर कैसे? उष्णम गर्भगृह में निवास करना है। शीते समृत सेव्यम यानम शयनासनम, मत याद करो। प्रवार, इन सभी का प्रयोग करना है। गुरु उष्णवासा, हाँ, हैवी और गर्म कपड़े पहनना है। दिग्दांगो, और आपको अगरू का लेप लगाना है। अगरू कैसी होती? उष्ण होती है।
शयने प्रमदा पीना विशाल उपचित स्तनी, मैथुन करने के लिए निर्देशित किया है यहाँ पे, है ना। कैसी? प्रमदा मतलब स्त्री, विशाल उपचित स्तन आदि, और आलिंगन अगरु दिग्धांगी, है ना, स्त्री के शरीर पर अगरु का लेप किया हुआ हो, ठीक है। और उद्मंथ का निषेध बताया है। उद्मंथ का निषेध 2 ऋतु में बताया है, हेमंत और आगे जाके वर्षा में, है ना। तो लिख लीजिए वर्षा और हेमंत में उद्मंथ। और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो मैथुन से रिलेटेड है, वो वर्षा का, ग्रीष्म का, हेमंत का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्षा और जो ग्रीष्म है उसमें बहुत कुछ मैच करता है, उसको हम डिफरेंशिएट करके याद करेंगे। प्रकामाम च निषेवित मैथुनम शिशिर आगमे, यहाँ पे शिशिर आगमे मतलब हेमंत ऋतु, शिशिर नहीं। शिशिर का मीनिंग होता है, शिशिर आगमे का मीनिंग होता है कि ठंडी की शुरुआत में, मतलब हेमंत ऋतु के लिए श्लोक आया। इसको पढ़ के कहीं आप शिशिर ऋतु ना लगा दे। हेमंत का है कि प्रकामम च निषेवित मैथुनम, यथा उचित मैथुन का सेवन करने के लिए बताया। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तेल का अभ्यंग उत्सादन, सिर पर तेल लगाना, जिनताक श्वेत धूम सेवन, शयन आसन कपड़े में पर्दे आदि के ढककर रखना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद शरीर पर भारी गर्म वस्त्र धारण करना है, अगरू का शरीर पर लेप करना है, विशाल स्तन अगर से पुते अंगों वाली स्वस्थ मदमाती नारी का आलिंगन करना है। ठीक है, अब 18 नंबर का श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्जेत अन्न पानानी, क्योंकि अभी सेम टू सेम हम शिशिर ऋतु में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा अलग है। कैसे आहार विहार का सेवन नहीं करना चाहिए? वातज। क्यों? हेमंत में तो कफ का संचय हो रहा है, वात का क्यों नहीं करना? वातज जो होता है वो सारे लघु आहार होते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे क्या होता है, ठंडी वायु चलती है, शरीर में रुक्षता रहती है, मतलब ऊपरी रुक्षता रहती है, अंदर तो स्निग्धता है, अंदर की अग्नि बढ़ी हुई है ना। और वात कैसा होता है? लघु होता है। तो वात कारक आहार विहार हमको नहीं लेना है, प्रवात का सेवन करने को मना किए हैं। प्रवात यानी पूर्वी वायु, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमित आहार, नपा तुला खाना आपको नहीं लेना, अच्छा पेट भर के खाना है। और उद्मंथ का निषेध होता है। क्या होता है? उद्मंथ का निषेध। यहां नहीं लिखा होगा, मैंने कुछ और पढ़ दिया। मन मत, उसका मीनिंग कुछ अलग है, वो अलग मीनिंग है ना, वो इधर का मैं समझ ली थी। तो उद्मंथ का निषेध, ये निषेध वाली कंडीशन है वहां पे। हिमागमे किसको बोला है? हिम का आगमन पे, यानी हेमंत ऋतु में। अब शिशिर ऋतु में क्या होगा? सेम टू सेम हेमंत ऋतु जो होता है, शिशिर ऋतु हेमंत के तुल्य होता है। बस क्या होता है, एक विशेषता होती है कि हेमंत ऋतु में थोड़ी सी ठंडी कम होती, यहाँ पे ठंडी ज्यादा होती। सामान्य रूप से हेमंत शिशिर ऋतु दोनों समान होती, किंतु शिशिर में कुछ थोड़ी विशेषता होती है। क्या होती है? आदान काल होने से शिशिर ऋतु में रुक्षता आ जाती है, मेघ वायु वर्षा के कारण विशेष शीत पड़ने लगती है। तो सबसे ज्यादा ठंडी हेमंत में ना होके जनवरी फरवरी के महीने में होती है, शिशिर ऋतु में। प्रोक्षम आदानजम शीतम मेघ मारुत वर्षजम, यहाँ पे ठंडी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आदान काल की ऋतु है, शिशिर ऋतु प्रथम ऋतु है, तो यहाँ पे रुक्षता आ जाती है। और इस समय पे थोड़ा सा मावठा बोलते हैं ना, जनवरी फरवरी के महीने में अगर पानी गिरता है तो उसको मावठा बोलते हैं, वही उसमें ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है, अतः शिशिर ऋतु में भी हेमंत ऋतु के जैसे सारी चीजें करना चाहिए, विशेष रूप से निवात का सेवन करना है। वहां पे प्रवात का मना किए हैं, तीव्र वायु का, यहाँ पे निवात का सेवन करना। निवात मतलब होता है जहां पे बहुत ज्यादा हवा ना आती हो, सेम टू सेम वही है यहाँ पे, क्योंकि अधिक ठंडी होती है तो गर्म गृह में निवास करना, उधर भी बोला था। अब लास्ट और देखते हैं, शिशिर ऋतु में वर्ज्य आहार हमने पढ़ा था, वहां पे क्या पढ़ा था हेमंत में? वर्जित अन्नपानानि वातलानि लघुनीचा, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दे दिया, ये इधर था पूरा। अब यहाँ पे क्या दे दिया? कटु तिक्त कषायाणी वातलानि लघुनीचा, वहां पे रस का नाम नहीं दिया था। तो वातज रस कौन से होते हैं? कटु तिक्त कषाय। तो हेमंत वालों ने ना डिटेल में नहीं बताया। क्या नहीं बताया? कि वातज रस तो बता दो, कौन कौन से रस नहीं लेना। शिशिर वालों ने बता दिया। क्या बता दिया? कटु तिक्त कषाय रस का सेवन नहीं करना जो वात को प्रकोपित करते हो। वर्जित अन्नपानानि, ऐसे वातज आहार को आपको त्याग करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने हेमंत और शिशिर ऋतु पढ़ लिया है। आगे मैं आपको वसंत ऋतु
अब बहुत ज्यादा बड़ी ऋतु नहीं है, हेमंत ऋतु सबसे बड़ी ऋतु थी। वसंत ग्रीष्म पढ़ेंगे, उसके बाद 2 और ऋतु पढ़ेंगे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हेमंत ऋतु में जितना मैंने आपको पढ़ाया है, रीजनिंग क्वेश्चन आपको वो समझ में आया कि नहीं आया, या कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।